गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर लिया है, और जहां पर हम आज शुरू करने वाले हैं आपका 13th चैप्टर। पिछली क्लास में हमने 14th चैप्टर पूरा कर लिया था। हमने जो है वो माध्यक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। उससे पहले हमने माध्य और बहुलक भी पढ़ लिया था, है ना। तो आज से हम इसको शुरू करेंगे। बात करें पिछली ही क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने घन और घनाभ के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस के टाइप सीखे थे कि किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेकर के। ठीक है, ये पहले फटाफट से उसी को रिवाइज कर लेते हैं। घन को अभी रिवाइज नहीं करेंगे, घन हमने अच्छे से पिछली क्लास में कर लिया था। अभी घनाभ के बारे में हम कर लेते हैं कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कैसे बना है। वैसे कुछ बच्चों को ये आता भी होगा, लेकिन इसको फिर से हम रिवाइज करेंगे बिल्कुल ही फटाफट। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो असल में है क्या? बहुत सिंपल है। वो क्या होता है कि जितने पृष्ठों से आपकी ये आकृति बनी है, उन सभी का क्षेत्रफल निकालिए, उन सभी को जोड़ दीजिए, और आपको जो है वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है वो कुल कितने पृष्ठ हैं, तो इस घनाभ के पास कुल 6 पृष्ठ हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम गलती से, पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ होती है सतहें। ठीक है, कितनी सतह है? जैसे कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में हम कहते हैं कि घनाभ के पास जो है वो 4 ही पृष्ठ हैं, लेकिन 4 नहीं होते, हमेशा 6 होते हैं। कभी अगर आप भूल जाओ तो आपने इसकी तुलना किससे करनी है? तुलना आप अपने कमरे से कर लेना कि आपके कमरे में कितनी सतहें हैं, कितने पृष्ठ हैं, तो उसी उतने ही पृष्ठ, उतनी ही सतहें आपके जो है वो घन और घनाभ में भी होती हैं। जैसे कि आपके कमरे में 4 दीवारें हैं, एक आपके सामने, एक पीछे, एक राइट और एक लेफ्ट। 4 दीवारें हो गई, एक आपके कमरे में छत है और एक आपके कमरे में फर्श है। तो इस हिसाब से यहां से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो घनाभ है या घन है उसके पास कितने पृष्ठ है। तो उसके पास कुल मिलाकर के 6 पृष्ठ है। ठीक है, तो जब आप इस घनाभ के 6 पृष्ठों की बात करेंगे, मान लीजिए अभी के लिए ये जो घनाभ है ये कोई कमरा नहीं, ये एक गिफ्ट है। आपने अपने किसी भी फ्रेंड को उसके जन्मदिन पे एक गिफ्ट देना है, उसको आपने उपहार देना है, तो आप क्या करोगे? उस गिफ्ट को रैप करोगे, गिफ्ट पेपर से रैप करोगे। तो जब आप किसी गिफ्ट को गिफ्ट पेपर से रैप करते हो, उसको कवर करते हो, तो आप उसके कितने पृष्ठों का इस्तेमाल करते हो? तो आपका उत्तर होगा कि जब भी हम किसी गिफ्ट को रैप करेंगे, 6 के 6 पृष्ठ यूज करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा गिफ्ट रैप किया जाता है। ऐसा नहीं करते कि एक तरफ से रैप कर दिया, दूसरी तरफ से उसको खुला रखा, ऐसा ऐसा तो नहीं होता, सारे के सारे यूज होते हैं। तो हम कहेंगे कि 6 के 6 पृष्ठ। तो जब भी आपके 6 पृष्ठ यूज होते हैं, कहीं पर भी 6 की 6 सतहों की बात करते हैं, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो लगता है, जिसे हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें जितने भी पृष्ठ हैं उन सभी को हमने क्या करना होता है? उनका क्षेत्रफल निकाल करके उन सभी को जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पता लगाते हैं कैसे इसको हम जोड़ेंगे। ये हम सभी को पता है कि घनाभ किस आकृति से बना हुआ होता है, फटाफट से बता दीजिए। आयत। घनाभ को बनाने के आयत। आयत। ठीक है, घनाभ बनता है हमारे आयत से। तो आयत से अगर ये बना है, कितने आयत कुल मिला के कितने आयत यहाँ पर लगे? मैम 2। मैम 2। 2 तो नहीं, मैम 4। 4 भी नहीं, 4। मैम 6। 6। देखो हमने कहा ना कि 6 सतहें हैं, 6 पृष्ठ हैं, तो 6 आयत यहाँ पर हमने लगाए, तब जाकर के हमारा एक घनाभ जो है वो तैयार हुआ। ठीक है, तो अब जब घनाभ आयत से बन रहा है, तो घनाभ की जो विशेषताएं होंगी या घनाभ के जो फॉर्मूले होंगे वो भी आयत से ही निकाले जाएंगे। तो इससे हम क्या करेंगे? यहाँ पे फटाफट से हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। गुणा चौड़ाई। अब यहां पर हमने देखा कि एक आयत के पास एक टाइम पर 2 ही आयाम हो सकते हैं, 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो उसके पास लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। हमने कभी ऐसा कोई आयत नहीं देखा जिसके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। ऐसा तो कोई आयत नहीं होता है ना। लेकिन घनाभ में हमने देखा कि घनाभ के पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 6 आयत है, 6 में से अगर मैं, पहले तो एक चीज सीख लेते हैं कि इसमें जो सबसे लंबी भुजा है उसको कहा जाता है लंबाई। जो
ऊपर की तरफ को जा रही होती है, ऐसी खड़ी रेखाएं जो होती है इनको हम कहते हैं ऊंचाई, और जो आपकी जाती है ऐसी तिरछी या अल्टरनेट कह सकते हो, तिरछा इनको कह सकते हो, ये आपकी तो ऊंचाई हो गई, और ये जो ऐसे तिरछे में जा रही है इसको कह सकते हैं कि ये चौड़ाई है। गुड इवनिंग, चौड़ाई। इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो चलो अब हमने देखा कि घनाभ के पास तो तीन तीन आयाम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन आयत के पास तो दो ही हो सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आयत हैं उनके हमने देखने हैं कि उनके पास कौन कौन से आयाम हैं, उससे उनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उससे आपके घनाभ का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि आपकी जो सामने दीवार है जो आपको कमरे में भी दिख रही होगी उसके पास कौन कौन से आयाम हैं, तो देखिए और बताइए। सामने वाली के पास जो होगा सेम वही पीछे वाली के पास भी होगा। तो सामने वाली के पास मुझे एक तो दिख रही है कि लंबाई है, और दूसरा क्या हमें दिख रहा है, ऊंचाई। ऊंचाई है। ठीक है, मतलब एच है। तो अगर इसके पास एल और एच है तो पीछे वाली के पास भी लंबाई और ही होगी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पूछूं कि इस इन दोनों आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा। लंबाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है, आगे और पीछे की हम बात कर रहे हैं। आगे वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, तो आगे पीछे का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, आगे वाले का हो जाएगा लंबाई गुणा गुणा ऊंचाई। ऊंचाई, पीछे वाले का भी हो जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई। अब जब आप x जमा x लिखते हो तो आप लिखते हो उसको 2x। ठीक है, तो जब एल एच में एल एच जुड़ रहा है तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2LH। 2LH। ठीक है, देखो ये एल एच है ना, इसको आप मत समझना कि क्या लिखा है, ये गुणा हो रहे हैं। मैंने निशान नहीं लगाया क्योंकि गुणा का निशान लगाना जरूरी नहीं होता, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है 2LH। अब बात करते हैं अगल बगल वालों की, तो इसके पास कौन सा आयाम है, जो आपके लेफ्ट में दीवार है और जो आपके राइट में दीवार है, उन दोनों के पास क्या क्या है। लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई। लंबाई तो नहीं है, देखो तो देखो ना, इस तरफ वाली जो आपकी दीवार है आपको दिख रही होगी कमरे में, चौड़ाई और ऊंचाई। ये हो गई इसकी एच मतलब कि ऊंचाई, और ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा लेफ्ट वाले का होगा BH, बी मतलब ब्रेड्थ, एच मतलब हाइट, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसका भी चौड़ाई और ऊंचाई, और इनको भी जब जोड़ देंगे तो आ जाए 2BH। BH। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर और नीचे की। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऊपर नीचे वाले हैं, जैसे कि ये, इनके पास क्या क्या है, जो हरे हरे रंग के हैं, ये आपने बताना है। मैम लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि जो अप डाउन वाले आपके पास सरफेसेस हैं, ऊपर और नीचे वाले, इनके पास जो वो है आयाम है वो है लंबाई और चौड़ाई, तो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा LB। और इसको आप लिख सकते हैं 2L × B। अब क्या करना है, हमने देखो 6 के 6 सतहों के अलग अलग करके क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो आपका जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा घनाभ के केस में। ठीक है, घनाभ के केस में तो यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। ये हो गया आपके पास 2LH, ये हो गया 2BH, मतलब इनको जोड़ना है और कुछ नहीं। जो आपने अभी अभी क्षेत्रफल निकाले उन सभी को बस आपस में जोड़ो। अब हमने पढ़ रखा है गुणनखंडों के बारे में, गुणनखंडों के चैप्टर में हम यहाँ पे कॉमन लेते थे, तो मैंने देखा इन तीनों में मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। तो जब मैंने पहले पद से 2 कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचा, LH। LH, और इसके पास क्या बचा, BH। पास, और तीसरे पद के पास क्या बचा, मैम LB। तो बस ये आपके घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, 2LB + BH + LH + BH + LB। इसको आप वैसे लिखते कैसे हो, इसको आप लिखते हो ऐसे 2 × LB + BH + HL, ऐसे लिखते हो, है ना। अब अगर आपको ये अभी तो मैंने आपको पूरा समझाया, अब आपको पेपर में ये सब याद ना आए तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है याद करने की, 2 तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 से गुणा करना है। अब अंदर ये जो चीजें हैं ये कैसे बनती है, इसके लिए ट्रिक बना लीजिए। सभी को पता है कि घनाभ के पास 3 चीजें होती है, LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आपने बारी बारी इन तीनों की गुणा एक दूसरे से करने की कोशिश करनी है। जैसे कि पहले आपने लंबाई की गुणा चौड़ाई से कर दी, L की गुणा B से कर दी, यहां लिख दिया। फिर आपने क्या किया, इस B की गुणा H से कर दी, यहां लिख दिया। अब कौन कौन है जो बच रहे हैं जिनकी गुणा आपस में नहीं हुई, तो मैंने देखा LB की गुणा हो गई है, BH की गुणा हो गई है, पर H और L की गुणा नहीं हुई थी, तो अंत में इनको भी गुणा करना है। तो आपके जो है वो ये तीनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है,
तो ऐसे आपके जोड़े जो है वो बनते जाने चाहिए यहाँ पर। ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है, इसका इस्तेमाल करके आप जो है वो फॉर्मूला बना सकते हो। बाकी पूरा शुरू से कैसे बना है वो हम सीख चुके हैं। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब इस्तेमाल होता है? जब मैंने आपको एग्जांपल दिया गिफ्ट का, कि जब आपने गिफ्ट रैप करना है, आपके पूरे का पूरा घनाभ या घन यूज हो रहा है, तो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करेंगे जब आपकी छह सतहें इस्तेमाल होंगी, की 6 सतहें जो है वो यूज होंगी। पर सवाल में हमेशा 6 सतहों वाला नहीं आता, कभी कभी सवाल कुछ ऐसा आ जाता है जहां पे आपको कहा जाता है कि आप अपने कमरे की सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारों को कलर करना चाहते हो। आपको ना तो ऊपर वाली छत चाहिए, ना ही तो आपको नीचे वाला फर्श चाहिए, आप बस 4 दीवारों को ही कलर करना चाहते हो। तो इस केस में बताइए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कुल पृष्ठीय मैम क्षेत्र एल भी हटा दें। या फिर कोई और? यस। उसका एक नाम है, उस फॉर्मूले का एक नाम है। जैसे ये है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस फॉर्मूले का भी एक नाम होता है, बताइए क्षेत्रफल। कौन सा बेटा? लेटर। ठीक है, लेटरल आप कह रहे हैं, लेटरल उसको हम कहते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसे कहा जाता है हिंदी में। जब क्या होता है, जब आपकी सिर्फ और सिर्फ 4 ही सतहों का इस्तेमाल होगा तब आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करेंगे। तो जब आपकी 4 ही सतहें यूज हो रही हैं, 4 ही दीवारें यूज हो रही हैं, तो आप बस उनका एरिया ही निकाल के लिखोगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपको जो है वो अपनी दीवारें पेंट करनी है, तो आगे पीछे आपके दीवार है, पेंट करोगे, लेफ्ट राइट में दीवार है, पेंट करोगे। तो सिर्फ इन दोनों के ही क्षेत्रफल को जमा करो, ना आपने छत को पेंट करना है ना ही फर्श को, तो इसको अब आप जमा नहीं करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपका यहीं से बनेगा कि अगर आपको सिर्फ दीवारें ही इस्तेमाल करनी है, 4 ही आपको इस्तेमाल करनी है सतहें, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसका निकालना होगा। तो उसके लिए लिख लीजिए, जो आपके सामने की दीवारें थी उनके पास था लंबाई और ऊंचाई, और जो आपकी अगल बगल की दीवारें थी उनके पास था चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें हैं जो कॉमन आ रही हैं। एक तो 2 आ रहा है और दूसरा एच। ठीक है, 2h कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बच गया यहाँ पर l और यहाँ पर b, तो l प्लस। अब इस फॉर्मूले को आप एक और तरह से लिख सकते हो, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि इसको ऐसे लिख लो, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। आप सभी को पता होगा कि ये जो होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये आपके आयत का परिमाप होता है। तो ट्रिक ये है कि आयत का परिमाप लिख लो और उसमें ऊंचाई की गुणा कर लो, तो आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, क्या करना है आपने, आयत का आपने परिमाप लिख देना है और उसके बाद गुणा कर लो उसमें हाइट की, तो आपके पास पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको लॉन्ग मेथड सीखना है तो वही है कि हमने 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दिया, आगे पीछे दाएं बाएं टॉप और बॉटम को छोड़ दिया, तो तब इतना ही क्षेत्रफल हमारा आता है। ये कब यूज होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? जब 4 ही सतहों की बात होगी। अब अगर आपके घनाभ की 6 की 6 सतहें इस्तेमाल हो रही हैं तो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। अगर 4 ही सतहें इस्तेमाल हो रही हैं तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। लेकिन अगर आप अपने प्रश्नावली को देखें तो ना ही वहां पर 6 पूछा है ना ही वहां पर 4 पूछा है, वहां पर तो सवाल ही अलग कर दिया कि अगर आप अपने कमरे की 4 दीवारों को भी पेंट करना चाह रहे हो, साथ में एक छत है उसको भी पेंट करना चाह रहे हो, तो बताइए आप कितनी सतहें इस्तेमाल अभी कर रहे हो? 5। 5। ठीक है, तो 5 सतहों के लिए घनाभ के पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 6 सतह के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, 4 सतहों के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था, लेकिन 5 सतहों के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं। इनका क्षेत्रफल निकालने के बच्चों 2 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी सवाल में आता है कि 5 सतहों का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, मतलब कि 6 की 6 सतहों का क्षेत्रफल निकाल लो। उसमें से
उस सतह के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए जो आपको चाहिए ही नहीं। जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे 4 दीवारें और छत को जो है वो पेंट करना है, तो मैंने क्या किया, अभी मैंने इसमें 6 सतहों का क्षेत्रफल निकाला, मतलब कि दीवारों का तो निकाला, छत का भी निकाला, साथ में फर्श का भी निकाल दिया, ठीक है। लेकिन फर्श को तो हमने इंक्लूड करना ही नहीं है, फर्श को तो हमने शामिल करना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकाला है तो उसमें से फर्श के क्षेत्रफल को आप माइनस कर दोगे। जैसे ही आप फर्श के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हो तो देखो आपको भी समझ आ जाएगा, आपने 6 सतहों का क्षेत्रफल निकाला था, उसमें से अगर आपने एक सतह का क्षेत्रफल माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास 5 सतहों का क्षेत्रफल ही तो निकल रहा है, ठीक है। तो पहला तरीका ये होता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, उसमें से जो आपको नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए था तो हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी फॉर्मूला आपको याद है, जो भी फॉर्मूला आपको इजी लगता है, अगर आपको कुल निकालना है तो कुल में से माइनस करना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, मतलब कि 4 सतहों का क्षेत्रफल निकालोगे, पर हमें तो 5 का चाहिए। तो अब बताओ इसमें से मैं उस जो बच रहा है उसको जमा करूं या माइनस करूं? माइनस। अगर माइनस तो 3 ही सतहें बचेंगी, फिर तो हमें तो 5 चाहिए, तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो किसको प्लस प्लस करेंगे, पार्श्व में देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपकी सिर्फ दीवारों का क्षेत्रफल निकला, आपने किसको शामिल करना है, आपने छत को शामिल करना है, क्योंकि छत को भी कलर करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले पार्श्व निकालेंगे, 4 दीवारों का निकाल लेंगे, उसमें फिर आप छत के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 5 सतहों का ही क्षेत्रफल जो है वो आएगा। अब इसको क्वेश्चन में हम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ये समझ आएगा, ठीक है। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि घनाभ के केस में अगर 6 के 6 सतहें बोली हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना, 4 सतहों की बात करेंगे तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, और 5 सतहों की बात करेंगे तो या तो पूरा का पूरा टोटल निकालो, उसमें से माइनस कर दो, या तो फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें एक जमा कर दो। वैसे ये वाला ज्यादा अच्छा रहता है, इजी रहता है करने में, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये वाला, ठीक है। तो अगर आपने सभी के सभी फॉर्मूले अभी नोट डाउन कर लिए हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, और इसको भी नोट डाउन कर लो। कर लिया है तो वाई टाइप करेंगे, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। घन के बारे में डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके फॉर्मूले लिख लेते हैं फटाफट से। अगर मैं बोलूं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इट मींस कितनी सतहें इसमें इस्तेमाल करनी है, मैम 6 ठीक है। अब घन बनता है वर्ग से, तो अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर, भुजा की घात 2, तो घन तो 6 वर्गों से बना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 ठीक है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, बिल्कुल सही, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब वहीं पर अगर मैं बोलूं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, 4a²। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम कितनी सतहें यहाँ पर यूज कर रहे हैं, 4 4, ठीक। तो जब अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल है आपका भुजा का स्क्वायर, तो 4 वर्ग से मिलके आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, तो 4 गुना भुजा का स्क्वायर। अब यहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि अब घन के केस में अगर आपको 5 सतहें इस्तेमाल करनी है तो क्या क्षेत्रफल होगा, 5a²। बिल्कुल सही, 5 गुना भुजा का स्क्वायर। सिंपल है, क्योंकि जब 5 यूज कर रहे हैं तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन घनाभ के केस में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था, इसलिए मैंने आपको 2 चीजें समझाई कि या तो कुल में से एक को माइनस कर दो, या तो फिर पार्श्व में एक को जोड़ दो। तो किसी भी तरह से करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। इसके आयतन की बात भी कर ही लेते हैं फटाफट से। तो घनाभ का आयतन, आयतन निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, पहले तो आयतन समझिए। आयतन होता क्या है, आयतन का मतलब है कि आपने जो अभी अपनी आकृति बनाई है वो कितनी जगह को घेर रही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम बस इतना ही बताते थे कि इसके जो ये पृष्ठ है, यहाँ पर इसके जो ये सरफेसेस हैं, ये इनका
क्षेत्रफल कितना कितना है, सिर्फ क्षेत्रफल की बात करते थे, लेकिन आयतन की बात करें तो इसने कितनी जगह को घेरा है उसे भी आयतन कहा जाता है, और इसके अंदर जो है वो कितनी चीजें आप रख सकते हो उसे भी आयतन कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो कमरा है उसका जो क्षेत्रफल है वो 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 100 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है आपके कमरे का, लेकिन उस कमरे में कितनी चीजें आप रख सकते हो या कितने लोग वहां पर आकर के खड़े हो सकते हैं, तो मैंने कहा कि 100 मीटर स्क्वायर का कमरा है, वहां पर मान लीजिए 50 लोग आके खड़ सकते हैं, सिर्फ मानना है, ज्यादा इसको वो मत करना, ठीक है, सिर्फ मानना है, मान के चलते हैं। तो इसका आयतन हम कह सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो धारण करने की क्षमता है वो 50 है। जब हम कमरे के अंदर की बात करते हैं तो वो उसका आयतन हो जाता है, जब हम कमरे की बाहर बाहर से या उसके जो पृष्ठ होते हैं उनकी बात करते हैं तब वहां पे सरफेस एरिया या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है, आपने क्या करना है, घनाभ के पास जो जो आयाम है उनकी आपस में गुणा कर देनी है। बताइए घनाभ के पास कौन कौन से आयाम होते हैं? LBH। LVH, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी लंबाई में उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई को गुणा कर देंगे। जैसे कि ये है LBH, तो घनाभ के पास तो होता ही लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो इसको हम LBH ऐसे करके लिख सकते हैं। अब घन का आयतन भी हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। देखा जाए तो घन के आयतन में भी हम यही कर रहे हैं कि घन की लंबाई को उसकी चौड़ाई में उसकी ऊंचाई में गुणा कर रहे हैं, लेकिन घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो बराबर होती है और उनको हम नाम दे देते हैं भुजा का। तो फॉर्मूला यही है, घन के केस में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ही गुणा किया जा रहा है, पर इसकी लंबाई को भी आप भुजा कहते हो, इसकी चौड़ाई को भी आप भुजा कहते हो और इसकी ऊंचाई को भी आप भुजा ही कहते हो। तो इसलिए घन का आयतन हो जाता है भुजा की घात में 3। बना कहां से है, तो बना ये भी इसी से है। जैसे घनाभ का आयतन बना था वैसे ही घन का आयतन भी बनता है, पर फर्क इतना है कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भुजा कहलाती है, तो इसलिए हम भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा की घात में 3 लिखते हैं, ठीक है। तो इनमें किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए, कोई डाउट अगर नहीं है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा भी तो आपने बिल्कुल खुल के पूछना है, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं क्वेश्चन थोड़े से। सबसे पहले हम करेंगे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल डिटेल में इसको करेंगे। अगर आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 करने में आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। जिन बच्चों ने इसको पहले से कर रखा है उनका भी यहाँ पे एक बार रिविजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। तो अपने पास अभी अपनी बुक खोल के रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, आपको शायद नजर ना आए दूर से, मैं पढ़ के यहाँ पे आपको सुना देती हूँ कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। एक डिब्बा ये बना रहे हैं, उस डिब्बे की आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो पहले से ही दे रखी है कि आपका डब्बा जो है वो कितना लंबा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1.5 मीटर लंबा, और आपकी जो उस डब्बे की चौड़ाई है वो होनी चाहिए 1.2 1.25। और उसका जो ऊंचाई है वो है 65 चलो, तो अभी मैंने सवाल को इतना ही पढ़ा। इतना ही पढ़ने पर मुझे एक चीज यहाँ पे नोटिस हो गई कि लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, पर ऊंचाई सेंटीमीटर में। तो क्या ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनमें से किसी एक को जो है वो बदलना पड़ेगा। अब अगर ये सवाल बस इतना होता कि इस सवाल का अगर आपको सिर्फ इतना पूछा गया होता कि क्षेत्रफल निकालो, सिर्फ इतना ही कि क्षेत्रफल निकालो, तो आपकी मर्जी होती, आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते, है ना, या तो आप इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन आपको इसमें दूसरा सवाल भी पूछा गया है कि इसका मूल्य निकालो। पैसे भी निकालने हैं आपने, मूल्य भी निकालना है, कितने रुपए खर्च होने वाले हैं, और मूल्य आपको दिया गया है मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे दो चीजें देखी, पहली चीज मैंने देखी एक तो इनके यूनिट बराबर नहीं है, मात्रक बराबर नहीं है, फिर मैंने सोचा कि मैं किसको बदलूं। मैंने देखा दशमलव दशमलव वाली संख्या है, इनको अगर सेंटीमीटर में बदलूं तो क्या पता दशमलव हट जाए, पर फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो मूल्य भी पूछा है और मूल्य इन्होंने मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है। तो अगर मेरा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर
में आएगा तो मुझे उसे फिर से मीटर स्क्वायर में बदलना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि अभी क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ कि ऊंचाई को ही बदल देती हूँ। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में नहीं बल्कि सेंटीमीटर वाले को ही मीटर में बदल देते हैं, क्योंकि मूल्य भी निकालना है, कॉस्ट भी निकालनी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कॉस्ट नहीं पूछी गई होती तो आप इन दोनों को भी बदल सकते थे। ठीक है, चलिए बदलते हैं। बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो 1 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 0.01 मीटर। कैसे आया 0.01? अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाए तो। मैम 100। हम्म, मैम 1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 1 1 अपॉन, डिवाइड बाई 100। चलो ठीक है। अब 1/100 है, याद करने की जरूरत नहीं है, आप अभी सीखोगे कैसे निकालना है, बहुत आसान है। हम सभी को पता है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है उसको हम अकेला रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया है मुझे x-10 बराबर है 50, तो मैं कोशिश ये करूंगी कि x मेरा अकेला रहे और x के साथ जो ये 10 है ये बराबर है कि उस तरफ चले जाए, मतलब ये हो जाएगा 50 जमा में 10 और x मुझे मिल जाएगा 60 के बराबर। तो सेम उसी तरह से मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है कि सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को मैं अकेला छोड़ने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सेंटीमीटर को मैं यहाँ पे अकेला छोड़ूंगी, तो सेंटीमीटर को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया अकेला। अब 100 और सेंटीमीटर के बीच में ना तो जमा का निशान है, ना तो माइनस का निशान है, ना तो भाग है, ना तो गुणा है, लेकिन हमें पता है इनके बीच में क्या हो रहा है। तो बताइए क्या हो रहा है दोनों के बीच में? गुना। गुणा हो रहे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब किन्हीं दो चीजों के बीच में कोई साइन नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता, तो जरूरी है, ये 100% हम श्योर हो जाते हैं कि ये गुणा ही आपस में कर रहे होंगे। क्योंकि अगर ये जमा कर रहे होते तो इनके बीच में जमा होता, माइनस कर रहे होते तो इनके बीच में माइनस होता, भाग कर रहे होते तो इनके बीच में या तो भाग का निशान होता या फिर 100/सेंटीमीटर लिखा गया होता। तो कुछ भी नहीं था, तो हम समझ गए कि ये गुणा हो रहे हैं। तो सेंटीमीटर के साथ 100 अगर गुणा हो रहा है और मैंने इस सेंटीमीटर को अभी के लिए अकेला छोड़ दिया है, तो 100 जो है वो बराबर है कि उस पार चला जाएगा और यहां जाकर के भाग करेगा 1 के साथ। ठीक है, तो ये आ गया 1/100 मीटर। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में जो है वो 1/100 मीटर होंगे। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट? नो मैम। चलिए, तो अभी 1 सेंटीमीटर में अगर 1/100 मीटर है तो हमारे पास तो 65 सेंटीमीटर है, इसमें कितने मीटर होंगे? तो एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, 65 की गुणा कर देंगे इसके साथ। हम कर देंगे 65 गुणा 1/100 बराबर है कितने के आ जाएगा, 65 एकम 65 होता है और इसके बटे में आ जाएगा 100 और इसको दशमलव दशमलव में बदलेंगे तो 0.65 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है। सभी को यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। डाउट है तो पूछ लेना बच्चों खुद ही माइक ऑन करके। ठीक है, तो अभी हमने अभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही पड़ी थी और हमने फटाफट से एक चीज को पकड़ा और इस चीज को अभी ठीक कर दिया, ठीक करके मीटर में बदल दिया। अब ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है और ये इस तरह से बनाना है कि ये डिब्बा जो है वो ऊपर से खुला रहे। इसका मतलब ऊपर वाले सरफेस पे या ऊपर वाली सतह पर आप प्लास्टिक नहीं चिपकाएंगे, उसको आप बिल्कुल खुला रखेंगे। तो इसका मतलब ये बताओ कितनी सतहें यहां पर आपने इस्तेमाल करनी है, कितनी सतहों पर प्लास्टिक लगाया जाएगा? 5। मैम 5। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो 5 सतहों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि इन्होंने कहा क्या हमें कि आप क्या करो, ऊपर वाली चीज को खुला छोड़ो और नीचे वाले में प्लास्टिक लगा लो। ठीक है, तो 5 सतहों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अभी तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से उसको माइनस कर दो जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें से हम जो है वो माइनस कर देंगे किसको, तो किसके क्षेत्रफल को, तो हम कह सकते हैं छत का क्षेत्रफल या फिर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपरी हिस्सा लिख लो, छत नहीं लिखना तो ऊपरी हिस्सा, क्योंकि छत नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल। किस किस को, ये लाइन समझ आई, वाई टाइप करेंगे या हैंड रेज कर लो, डाउट है
तो माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, चलो, तो अब हमने करना है यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इनको माइनस कर देना है। तो अभी करते हैं हम इसको शुरू। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां लिख लेंगे, 2 LB मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो आपके पास ऐसे का ऐसा ही रहेगा। लंबाई है मतलब 1.5 को गुणा करेंगे 1.25 में, 1.25 को गुणा करेंगे 65 में, क्या मैंने ठीक किया? और 65 को गुणा करेंगे 1.5 में, बताओ। नो मैम 0.65 था। ठीक है, लेकिन हाँ, उसको कैसे पढ़ेंगे? उसको हम पढ़ेंगे 0.65, ठीक है, 65 नहीं पढ़ेंगे। अब जब दशमलव लग जाता है तो दशमलव के बाद के अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि यहाँ पे 65 से नहीं 0.65 से हमने गुणा करना है, क्योंकि ये मीटर में है, ये तो सेंटीमीटर में है, तो इसको नहीं यूज करेंगे हम 0.65 और यहाँ पर भी 0.65 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर आपका यूज होने वाला है बेसिक। कौन सा बेसिक? कि कैसे गुणा किया जाता है दशमलव संख्याओं को। ये आपको बच्चों अगर नहीं आता या डाउट है तो अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में कहीं पे भी कभी भी दशमलव का गुणन, दशमलव का भाग, दशमलव का माइनस आपको आ सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले तो इनको गुणा करते हैं। कभी भी आपको दशमलव संख्याओं को गुणा करना है, पहले तो संख्याओं को बस ऐसे कैसे गुणा कर लो। 125 में 15 की गुणा कर लो, तो 25 12 6, 625 आ गया। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 आ गया। 5 7 8 1, तो जब मैंने इनको गुणा किया तो मेरे पास आया 1 8 7 5, ठीक है। तो 2 का 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसको मैंने गुणा किया तो आ गया 1875। लेकिन क्योंकि हमने अभी दशमलव संख्याओं को गुणा किया है तो उत्तर में भी दशमलव आना ही चाहिए। तो करते हैं इसको शुरू। कैसे आएगा? तो इसके लिए क्या करते हैं, हम देखेंगे कि जिन संख्याओं को अभी अभी हमने गुणा किया, इस संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है और इस संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है। बताओ, 1.5 वाला बताओ। मैम 1। और एक से पहले 1.25? मैम 2। ठीक है, हमेशा अंकों को पीछे से गिनना होता है, तो यहां से गिनेंगे 1 2 ऐसे करके, ठीक है। कभी भी आगे से मत गिनना कि 1 से पहले लगा है, नहीं, पीछे से हमेशा गिनते हैं। तो इस संख्या में 2 अंकों से पहले दशमलव लग रहा था, इस संख्या में 1 अंक से पहले दशमलव लग रहा था। इनको जमा करो, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, तो उत्तर में 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, ठीक है। तो बताइए कहाँ लगेगा दशमलव, किस किस के बीच में? मैम 1 1 और और 8 के बीच में। 1 और 8 के बीच में। 1 और 8 के बीच में, मतलब कि यहाँ पर कितने अंकों से पहले? तो 3 अंकों से पहले। 3 अंक क्यों? क्योंकि इसमें 2 से पहले लग रहा था, इसमें 1 से पहले लग रहा था, इनको जोड़ दो 3 आ गया, तो उतने ही अंकों से पहले दशमलव आपका लगाया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो इसको आप ट्राई करो, उत्तर भी बताओ और दशमलव कहाँ लग रहा है वो भी बताओ। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो आप बता पाएंगे इनका गुणन करके। सभी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। आपकी गुणा करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, दशमलव की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैम 0.8125। अच्छा, सिर्फ गुणा करके बताओ, अभी पॉइंट नहीं। 8125, ठीक है। अब हमने देखा कि इस संख्या में 2 अंकों से पहले दशमलव लगा है, इस संख्या में भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगा है। 2 जमा 2 मतलब कि 4। तो उत्तर में 4 अंकों से पहले दशमलव लगेगा। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा। और दशमलव से पहले कोई संख्या अगर नहीं होती है तो अपनी मर्जी का 0 आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया। उसके बाद बताइए इसका 0.65 गुणा 1.5। 885। 885 नहीं, थोड़ा सा गलत है बेटा। बताओ किस किस का इतना आ रहा है? मैम 0.975। ठीक है, गुणा करके आएगा 975। और यहाँ पर देखो 2 अंकों से पहले दशमलव लगा है, 9.5।
एक अंक से पहले दशमलव लगा है तो मतलब उत्तर में 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, यहां पर दशमलव लगेगा तो ये आ गया आपके पास 0.975। ये हमने सीख ली दशमलव संख्या की गुणा। कहीं पे भी आपको, ये मैंने कह रही कि आपको 13.1 के पहले क्वेश्चन में काम आएगा, पूरी एक्सरसाइज में देख लो दशमलव संख्याएं आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, अब सीखते हैं कि इनको जमा कैसे करना है। तो जमा करने का भी थोड़ा तरीका अलग होता है। जमा करने का तरीका कहता है कि साधारण जमा मुझे नहीं करनी है, जमा करनी है अगर, या अगर घटाना है तो दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। ऐसा पैटर्न रखो, ऐसा इसका वो स्वरूप रखो कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आए। संख्या के नीचे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, पर दशमलव के नीचे दशमलव ही रहना चाहिए। तो पहले मैंने इस संख्या को लिख दिया, अब मैं देख रही हूं कि इसका दशमलव जो है वो मैंने यहां लगा दिया। इस दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो ऐसे लिख दीजिए 8125। अभी के लिए चिंता मत करो कि संख्या के नीचे संख्या नहीं आ रही, सीधे सीधे अपना ये लिख लो उत्तर, और इसके आगे क्या था तो इसके आगे 0, और यहाँ पे भी मैंने लगा लिया दशमलव का निशान, और यहाँ पर आ जाएगा 975 ऐसे, और यहाँ पर 0। अब इसको जोड़ देना है तो जहां पे भी आपको खाली स्थान नजर आता है वहां पे अपनी मर्जी की 0 आप लगा सकते हो। जैसे मैंने देखा यहाँ पे खाली जगह है 0 लगा दो, यहाँ पे खाली जगह है 0 लगा दो। जमा करिए इसको तो 5 आ जाएगा, 5 5 10 2 12 आ जाएगा, 7 7 14 15 16 आ जाएगा, 8 8 9 9 18, 18 में 8 जोड़े तो 26, और ये आ गया हमारे पास ये। ठीक है, 3.6625। अब जल्दबाजी में अगर कोई बच्चा इसको ऐसे जमा कर देता, ठीक है, तो देखो जरा, 5 5 15 और 7 7 14 15 16 17, 9 9 18 तो 1 19, 8 9 10, तो उसका उत्तर आता 10,975, जबकि हमारा उत्तर आ रहा है 3.6625। तो इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है जब आप दशमलव को इग्नोर करते हो। इसलिए दशमलव संख्या को कभी भी जमा करना हो, घटाना हो, इसका तरीका सबसे मतलब यही इसका तरीका होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हो, या फिर क्लास एंड होने के बाद भी आप पूछ सकते हो। तो इसको हमने जब यहाँ पे जमा किया सबको तो हमारे पास आया 3.6625। ऐसा ही है या कुछ और है, बता दीजिए एक बार। हाँ मैम ठीक, ऐसा ही मैम ऐसा ही है। ठीक। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको 2 से भी गुणा मैम करना है, तो 2 से गुणा। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? ठीक है, चलो करते हैं ऐसे, इसको सिंपली गुणा कर लेंगे हम। 5 2 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 तो 1 5, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो 1 13, और 3 दूनी 6 तो 1 7। तो 7 3 2 5 0 मेरा उत्तर आया। कितने अंकों से पहले यहाँ पे दशमलव लगाया जाएगा, तो यहाँ पे 4 अंकों से पहले लगा है, तो यहाँ पर भी 4 अंकों से पहले, मतलब यहाँ पर दशमलव आपने लगाना है। और इसका जो मात्रक होगा वो बताओ क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही, मीटर और उसके सिर पे ऐसा स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, आप इसको ऐसे करके लिखेंगे। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? यस मैम, बुक में तो इसका आंसर अलग आ रहा है। अभी बेटा आंसर नहीं आया, अभी तो हमने क्या निकाला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, अभी इतना ही है, अभी मतलब आगे भी इसको करना है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि हमने 6 सतहों का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन हमें तो 6 का पूछा ही नहीं, हमें तो 5 का ही पूछा है। तो अभी हम क्या करेंगे, उस हिस्से का क्षेत्रफल भी निकालेंगे जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जिसको हमें लेने के लिए मना किया गया, जिसको हमने इग्नोर करना है, उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से को हम इग्नोर करने वाले हैं, तो बताइए ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके पास कौन कौन से आयाम हैं वो बता दो पहले तो। चौड़ाई। ठीक है, लंबाई है और मैम एक लंबाई। चौड़ाई है। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं एरिया ऊपरी हिस्से का, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 1.5, चौड़ाई हमारे पास है 1.25। फिर से इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे किया तो है, यहीं से इसको लिख लीजिए 1.875 मीटर स्क्वायर। हमारे ऊपरी हिस्से का भी क्षेत्रफल आ चुका है, लेकिन ऊपरी हिस्सा तो हमें चाहिए ही नहीं। जब हमने 6 सतहों का क्षेत्रफल निकाला तो इसमें ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल भी शामिल था, वो तो हमें नहीं चाहिए, तो उसको आप माइनस कर दो। आपके पास खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 5 हिस्सों का ही क्षेत्रफल जो है वो
बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अभी हमारे पास जो है वो 5 सतहों का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है आपके पास कुल क्षेत्रफल, और इसमें से आपने माइनस कर देना है ऊपरी हिस्से के क्षेत्रफल को, माइनस करिए दशमलव की, और मुझे अपना उत्तर बताइए फटाफट से। तो दशमलव का जमा 5.4 दिखाया, हाँ फिर से कहें बेटा। 5.45 ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का माइनस करने पर 5.45 नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपका आ चुका है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। कोई अगर चाहता है कि मैं इसका माइनस आपको करके दिखाऊं तो आप वैसा भी बता सकते हैं। किसी को डाउट है इसमें? मैम बताना एक बार। चलो ठीक है, उसको करते हैं हम यहाँ पर। यहाँ मैंने लिख दिया 7.3250, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो इसका दशमलव यहाँ लगा लो, और इसके बाद लिखा गया है 875, और इससे पहले लिखा गया है 1। मैंने कहा जो जगह खाली हमें नजर आती है उसको हम 0 लगा के भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 में से 5 गए तो भी 0 आ जाएगा, 12 में से 12 नहीं सॉरी 2 है अभी, लेकिन यहाँ पे हमें एक हासिल लेनी पड़ेगी, तो 12 में से 7 गए तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर रह गया 2, यहाँ पे इससे कैरी ले लो, ये 6 बच गया, ये बन गया 12, 12 में से 8 गए 4, और 6 में से गया 5, तो ये आया वैसे तो 5.4500, लेकिन दशमलव के बाद जो 0 लिखे होते हैं उनकी कोई वैल्यू तो होती नहीं, तो हम इसको 5.45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यस मैम। तो ये हमारा क्षेत्रफल है किसका, 5 सतहों का, मतलब कि हमारे डिब्बे का, जिसमें हमने ऊपरी सतह को इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन, इसके पार्ट 2 की। पार्ट 2 तो क्या मतलब कॉस्ट कैसे निकालनी है उसकी, तो ये कॉस्ट कैसे दी जाती है एक बार उसको सीख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आपने प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है, और अभी अगर आपने प्लास्टिक का सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर हिस्सा ही इस्तेमाल किया है, कि मैं अपना अभी डिब्बा बना रही हूं पर डिब्बा मेरा अभी बनना शुरू हुआ, मैंने सिर्फ अभी 1 मीटर स्क्वायर हिस्सा ही अपने डिब्बे का बनाया था, तो 1 मीटर स्क्वायर के मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो कितने हैं बताओ पढ़ के। मैम 20। 20। 1 मीटर स्क्वायर के ये जो है मुझसे ये 20 रुपए मांग रहे हैं, पर मैंने जो काम किया, क्या मैंने 1 मीटर स्क्वायर का काम किया, मैंने तो पूरा पूरा डब्बा बनाना है ना, तो मेरा डब्बा कितने मीटर स्क्वायर का बन रहा है, 5.45 मीटर स्क्वायर। 5.45, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर 1 मीटर का काम करवाओगे तो 20 रुपए लेंगे, पर मेरा काम तो हो रहा है 5.45 मीटर का, तो हम मीटर स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, जो हमें 1 मीटर स्क्वायर की कीमत दी है उसको हम गुणा कर देंगे अपने क्षेत्रफल से। सिंपल से ऐसे आप लिख सकते हैं कि आपको कभी भी अगर मूल्य निकालना होता है तो आप क्या करोगे, जो भी आपका क्षेत्रफल निकल के आता है, इसको आप फॉर्मूले की तरह भी लिख सकते हो, जो भी आपका क्षेत्रफल निकल के आता है उसको आपने गुणा करनी होती है जो आपको दिया होता है 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए दिए गए मूल्य से, के लिए दिया गया मूल्य। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। हमें नहीं पता कि टोटल को कहते हैं कुल, कुल पैसा, टोटल मूल्य हमें नहीं पता, तो उसको हमने निकालना है, तो निकालते हैं। क्षेत्रफल हमारा है 5.45, उसमें गुणा करना है हमने 20 से, तो इसको गुणा करते हैं। जब आप इसको गुणा करोगे तो बिना दशमलव के गुणा कर लेना, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 10900। तो अभी बताइए ये दशमलव, इसमें जो है वो कहाँ पे हम दशमलव लगाएं, 2 डिजिट के बाद। 2 डिजिट से पहले। ठीक है, बाद अगर आप बाद कहेंगे ना तो ऐसे समझेंगे कि यहाँ, लेकिन अगर आप पहले कहोगे तो फिर ऐसे समझा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ₹109। तो मतलब जो मैंने अपना काम कराया, जो मैंने 5.45 मीटर स्क्वायर का डिब्बा बनाया, उसको बनाने के लिए मुझे 109 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको दशमलव के बारे में नॉलेज नहीं होती, आप दशमलव लगाना भूल जाते, तो बताइए आपकी जो कीमत है वो कितनी आती, 10,900 रुपए। 10,900 रुपए। तो देखो, अगर के बारे में नहीं सीखा होता तो आप अपने इस क्षेत्रफल के काम के लिए उसको 10,900 रुपए दे देते, जबकि काम तो आपका सिर्फ 109 ही रुपए का था। इसलिए कहते हैं कि गणित जो है वो इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में भी। अच्छे से मैथ को सीखिए, अच्छे से इसके बेसिक सीखिए। ठीक है,
तो ये फायदा हो गया। अगर दशमलव नहीं आता होता तो नुकसान हो जाता, 10,000 चले जाते, पर दशमलव आता था तो 109 रुपए ही हमने दिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने बिल्कुल डिटेल में सीखा, एक एक चीज हमने इसकी सीख ली है। लेकिन अभी भी कोई डाउट अगर आपका है छोटा मोटा तो आप पूछ सकते हो। बड़ा कोई डाउट होगा तो आपको क्लास एंड होने का वेट करना होगा, उसके बाद आप चाहें तो इस क्वेश्चन को हम फिर से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मिटा देते हैं और अभी एक क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, भगोड़ स्कूल के बच्चे हैं, आपने 13.1 का कौन सा क्वेश्चन बच्चों नहीं किया हुआ है? बता दीजिए अगर किसी को पता हो, या कौन सा क्वेश्चन है जो आप फिर से करना चाहते हो, फिर उसी को हम करेंगे ताकि आपका भी अच्छे से रिवीजन हो। कोई भी स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से मतलब फिर से सीखना चाहते हैं तो बता सकते हैं अपनी चॉइस। 13.1 सारे कर रखे हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर अभी के लिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको मैं इंपॉर्टेंट समझती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपके लिए है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 को समझा देती हूँ फटाफट से, इसको आप खुद से घर में करिएगा, इसकी प्रैक्टिस, डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है 5 4 3 मीटर मीटर, और आपको यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, रुपए निकालने हैं, मूल्य निकालना है जिस किसका। तो जब आप अपने कमरे की 4 दीवारों को और एक छत को सफेदी करवाओगे तो टोटल कितना खर्चा आपका होगा। तो वही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिब्बे को ऊपर से खुला छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हम फर्श को नहीं लेंगे। यहाँ पे भी आपने 5 ही सतहों का क्षेत्रफल जो है वो पहले निकालना है, तो कुल क्षेत्रफल निकाल लेना, उसमें से फर्श के क्षेत्रफल को माइनस कर देना, आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा, और जितना भी आपके पास क्षेत्रफल आता है उसको आप गुणा करेंगे 7.50 से, और आपके पास जो है वो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करना बच्चों, डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे दोबारा से इसको पूछ सकते हो। अभी के लिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर में तो नहीं आएंगे पर 2-3 नंबर में क्या पता आ जाए, या फिर भी थोड़े से अलग टाइप के हैं इसलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर बताई गई है कि किसी आयताकार हॉल का जो फर्श है उसका जो परिमाप है वो 250 मीटर है। अब हॉल का फर्श अगर आयताकार है तो हॉल किस आकार का होगा, तो वो घनाभ के आकार का होगा। क्यों? क्योंकि आयत से घनाभ बनता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक हॉल बना दिया, इस हॉल का आपको जो है वो फर्श का परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल भी नहीं दिया है, परिमाप दे रखा है, मतलब इसका आपको दे रखा है इन्होंने परिमाप, तो लिख लेंगे इसको भी। फिर ये कह रहे हैं कि अगर 10 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट किया गया, और उसके पेंट करने के अगर हमने टोटल 15,000 रुपए दिए, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। दिया कुछ है, पूछा कुछ है, रिलेट ही आपस में नहीं हो कर पा रहे हम कि कैसे कैसे क्या करेंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जो जो चीजें आपको दी जाती हैं वहीं से आपने शुरू करना होता है। तो सबसे पहली चीज आपने ये पकड़ ली कि आपका जो फर्श है वो आयताकार है, तो अगर इस फर्श का जो परिमाप है वो अगर 250 मीटर है, ठीक है, इसका परिमाप अगर 250 मीटर है फर्श का, तो मुझे बताओ कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, और वो कितने के बराबर होगा, तो वो भी 250 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो परिमाप है और ये भी तो परिमाप ही है, दोनों परिमाप है तो दोनों बराबर ही होंगे। चलो पहली चीज हमने पकड़ी परिमाप, उसको हमने लिख दिया। दूसरी चीज यहाँ पे कही गई है, बात ये कर रहे हैं 4 दीवारों की, तो जब भी बात 4 दीवारों की या 4 सतहों की होती है तो कौन सा वाला क्षेत्रफल निकाला जाता है? लेटर पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसको आप पार्श्व कह लो या फिर लेटरल कह लो, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हम इसमें ज्ञात करेंगे। तो मतलब हाँ ठीक है, यहाँ से हमें पता लग गया कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूरा पूरा काम है। फिर आपको दिया है कि टोटल पैसे कितने लगे, जो आपका कुल मूल्य है, जो कुल खर्चा हुआ वो कितना हुआ, तो वो हुआ है 15,000 रुपए। क्या करने के लिए? 4 दीवारों को कलर करने के लिए। और 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो पैसे इन्होंने लिए वो इन्होंने 10 रुपए लिए थे सिर्फ। ठीक है, 10 ही है।
हाँ 10 रुपए इन्होंने लिए थे 1 मीटर स्क्वायर के लिए। आपने जो है वो भी इस पूरी इंफॉर्मेशन की मदद से हाइट तक जाना है, ऊंचाई तक जाना है। तो देखते क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पर क्योंकि 4 दीवारों की बात हो रही है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल हम करेंगे। तो पहले तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि आपका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस पूरे के पूरे घनाभ का वो कितना है या क्या है। तो वो है हमारे पास, बताओ आप ही बताओगे। मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, ट्रिक भी बताई थी याद करने की। 2 ब्रैकेट में तो एल बी प्लस बी टू प्लस ब्रैकेट में पी एच प्लस एल है। LH तो नहीं होगा, पहले आयत का परिमाप लिख लो, मैम एल है ना। पहले आयत का परिमाप लिख लो, उसमें एच की गुणा कर लो, बन गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठीक है, अब इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमारे पास ना तो लेंथ है ना तो ब्रेड्थ है और हाइट तो है नहीं। हाइट तो बल्कि उल्टा हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कितनी इसकी होगी। तो हमने देखा कि अब कुछ तो है नहीं, कैसे सॉल्व करें। तो मैंने देखा कि ये जो मुझे चीज दिख रही है यहां से यहां तक, ये पूरी की पूरी ये कुछ देखी है, अभी मैंने देखी थी। तो मैंने कहा ये तो ऊपर भी लिखी है, अगर ये पूरी की पूरी चीज 250 के बराबर है तो इसकी जगह पे भी तो हम 250 लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। लिख सकते हैं। यस लिख मैम। सकते हैं। यस मैम। जब दोनों ही चीजें बराबर हैं तो क्यों ना हम इसकी जगह को चेंज करके यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लें। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 250 और गुणा कर दी इसकी मैंने h के साथ। अब इसके बाद फिर से हम फंस गए क्योंकि इसके बाद भी सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन तो है, हमें पता है कि x की वैल्यू हम ऐसे करके निकालते हैं। तो हमें लगा कि h की वैल्यू भी ऐसे करके निकल जाएगी, पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आ गया कि हमें अगर हाइट निकालनी है तो हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए थी। h हम तब निकालते अगर मुझे कोई ऐसा बता दे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। मैंने कहा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 है, तो मैं h को अकेला छोड़ देती, 250 को यहाँ ले आती, मुझे अपनी वैल्यू मिल जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं, हमें पता ही नहीं इसकी वैल्यू क्या है, ना इसकी ना h की वैल्यू पता ना इसकी वैल्यू पता। तो यहाँ पे हम फिर रुक गए। ठीक है, फिर हमने देखा कि एक और चीज दे रखी है, इन्होंने कुल मूल्य दे रखा है और कुल मूल्य का फॉर्मूला भी हमें पता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। गणित में जो चीज आपको हिंदी में लिख के दी जाती है ना, आप उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। ठीक है, जैसे हमको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया। हमको यहाँ पे परिमाप दिया था, हमने फटाफट से उसका फॉर्मूला लिख दिया। तो फॉर्मूला लिखते ही थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो हमें समझ आने लगता है कि क्या करना है। तो अब मैंने कहा कि मूल्य दे रखा है तो कुल मूल्य का फॉर्मूला भी मुझे याद है कि कुल मूल्य हम कैसे निकालते थे कि जो भी हमारा क्षेत्रफल आता था उस क्षेत्रफल में हम गुणा कर देते थे उस मूल्य को जो हमें 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दी गई होती थी। ठीक है, के लिए दिया गया मूल्य या फिर हाँ दिया गया मूल्य लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। अब मैंने देखा कि मुझे इसमें क्या क्या चीजें पता है, तो मुझे पता है कि कुल मूल्य कितना है। कुल मूल्य हमने जो दिया है अपनी दीवारों को पेंट करने के लिए वो हमने 15,000 रुपए दिए हैं। और 1 मीटर स्क्वायर के लिए उन्होंने कितने रुपए मांगे थे, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए उन्होंने 10 रुपए मांगे थे, तो वो भी लिख दिया। अब क्षेत्रफल तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि क्षेत्रफल कुछ इस तरह का आया हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है नहीं पता, लेकिन हमारे हिसाब से तो हमारा क्षेत्रफल यही है जो भी हमने निकाला अपनी तरफ से, तो वो है 250 गुणा h। अब बताओ क्या इस इक्वेशन की मदद से, इस समीकरण की मदद से आप h की वैल्यू निकाल पाओगे। यस मैम। बिल्कुल निकाल पाएंगे, ऊपर वाले से नहीं निकाल पाए यहाँ से निकाल लो। तो h को अभी के लिए ऐसे का ऐसा रख दो, 250 में 100 की गुणा की तो आ गया 2500, और यहाँ पे 15,000 का 15,000 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद देखते हैं अभी, तो h मैंने लिख दिया, h को मैंने छोड़ दिया अकेला, 15,000 वहां पर था तो उसको ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। यहाँ से 2500 यहाँ पे गुणा कर रहा था, वहां जाएगा तो यहाँ पर भाग कर देगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 को और 150 को काटो तो 5 5 25, 5 3 15, जीरो इसके साथ आ जाएगा। और फिर से काटो तो 5 कम 5, 5 6 30। तो यहाँ पर h जो है वो 6 आ चुकी है। 6 क्या, 6 के आगे मैं क्या लिखूं, मीटर। मीटर, क्योंकि हमें जो यहाँ पे दिए हैं डायमेंशंस वो मीटर में, सॉरी जो उसकी मात्रक है वो मीटर में है, तो हम कहेंगे हमारी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो ये था इस सवाल को हल करने का तरीका। जो आपको चीजें दी थी, पहले इसका इस्तेमाल किया, फिर इसका इस्तेमाल किया, फिर इसका भी इस्तेमाल किया, तीनों का इस्तेमाल करने के बाद जाके हम अपने उत्तर तक पहुंच पाए। ठीक है,
तो बस इसमें इतना ही था। अभी देखते हैं अगला कोई सवाल। तो चलो अगला एक और सवाल आपके लिए है, होमवर्क का क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। जितना वो आसान है उतना ही वो इंपॉर्टेंट भी है। वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको समझा देती हूँ करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 आपका होमवर्क है बच्चों, उसको अच्छे से कीजिएगा। अभी बेटा पूरे 5 मिनट है, तो अभी मेरी तरफ से गुड नाइट नहीं है। ठीक है, चलो। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक घन के आकार का डिब्बा है जिसका किनारा क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको घन के आकार का डिब्बा दिया, घन का तो हमें किनारा ही चाहिए, किनारा दे तो हम सब कुछ आपको निकाल के बता देंगे। आयतन हो, पृष्ठ क्षेत्रफल हो, सॉरी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो, सब कुछ निकल जाता है। और साथ में आपको घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दे रखी है। घन का आपको ये दे रखा है, इसकी आपको ये दे रखी है। सबसे पहले यूनिट देख लो, यूनिट दोनों के बराबर है, मात्रक दोनों के बराबर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यूनिट बदलने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। पहला सवाल है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे आप 4a² से, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे 2 गुणा L प्लस बी गुणा H से। जिसका भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा आएगा उस आकृति का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे कि घन के आकार के डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, या घनाभ के आकार के जो भी आएगा वैसे लिख देंगे आप। और कितना अधिक है, तो जो बड़ा होगा उस बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले के क्षेत्रफल को माइनस कर देना, आपको पता लग जाएगा कि कितना ये इससे अधिक है। ठीक है, और फिर आपको पूछा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे 6 गुणा a² या भुजा स्क्वायर की मदद से। ठीक है, और घनाभ का तो आप सभी को अब तक याद हो ही चुका होगा, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL इससे। ठीक है, और जिसका अब इस बार कैसा देखना है कि किसका क्षेत्रफल कम है। तो जिसका भी क्षेत्रफल कम होगा उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे कि इस आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, और कितना कम है तो उसके लिए भी आपने माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, और इनके फोटो, दोनों क्वेश्चंस के फोटोज आप मुझे भेजेंगे ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 5 का भी, क्वेश्चन नंबर 2 का भी। मैं अगर मुझे उसमें कोई गलती नजर आती है मैं उसको ठीक आपसे मतलब उसको मैं ठीक करवा दूंगी, लेकिन अगर आपका आंसर ठीक होगा तो बहुत अच्छे। ये प्रैक्टिस है, ये फाइनल रिवीजन है, तो जरूर जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है, 5 नंबर का आराम से बन भी सकता है। ठीक है, तो बस यही था आज की क्लास को लेकर के। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको सब समझ आ गया, कोई भी डाउट नहीं है, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।